क्या आपने कभी किसी ऐसी आत्मा के बारे में सुना है जो प्यार के नाम पर लोगों को जिंदा जला देती हो? आज की कहानी एक ऐसे ही फ्लैट की है जहां प्यार था, लेकिन साथ ही एक श्राप भी। यह है साहिल की रात, एक सच्ची आग बीती जिसमें आत्मा को मिटाने के लिए देनी पड़ी एक आखिरी आग की परीक्षा। शुरू से अंत तक जुड़िए, क्योंकि यह कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। मेरा नाम साहिल है। यह बात उन दिनों की है जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करने आया था। छोटे शहर से निकला था, बड़ी उम्मीदें लेकर। शुरू शुरू में सब कुछ नया नया और अच्छा लगा। तेज रफ्तार जिंदगी, अलग माहौल और सबसे बड़ी बात, आजादी। मुझे रहने के लिए हॉस्टल नहीं मिला, इसलिए मैंने कम खर्चे में एक कमरा किराए पर ले लिया, किशनगंज और मालकागंज के बीच एक पुरानी सी बिल्डिंग में। मकान मालिक बुजुर्ग थे, ज्यादा कुछ नहीं बोले, बस चाबी देते वक्त एक बात कही, ऊपर वाला फ्लोर थोड़ा खाली रहता है, तुम अकेले रहोगे, पर घबराना मत। मैंने ध्यान नहीं दिया। उस वक्त लगा अकेलापन तो पढ़ाई के लिए अच्छा होता है। तीसरी मंजिल पर मेरा कमरा था। साफ सुथरा नहीं था, लेकिन रहने लायक था। बस एक अजीब बात थी, मेरे कमरे के ठीक सामने एक दरवाजा बंद था और उस पर ताला लगा हुआ था। दरवाजे के पास धूल जमी थी, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ तक ना हो। मैंने सोचा कोई स्टोर रूम होगा। पहले कुछ दिन आराम से गुजरे। मैं कॉलेज जाता, शाम को लौटता और कमरे में पढ़ाई करके सो जाता। लेकिन 5वें दिन एक हल्की सी बात ने मुझे थोड़ा असहज किया। रात के करीब 2:15 पर मेरी नींद एक अजीब सी आवाज से खुली, जैसे किसी ने दरवाजे पर बहुत धीरे से उंगलियों से खटखटाया हो। मैंने ध्यान नहीं दिया, शायद सपना रहा हो। लेकिन अगली रात फिर वही हुआ, ठीक उसी वक्त, 2:15। अब की बार खटखटाने के बाद कुछ घिसटने जैसी आवाजें भी आई, जैसे कोई दरवाजे के सामने रेंग रहा हो। मैंने दरवाजा खोला, बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा का झोंका और हल्की सी एक गंध, जैसे भीगे कपड़ों और लोहे की मिलीजुली बदबू। अब मन में एक शक बैठने लगा, क्या वो बंद दरवाजा किसी राज को छुपाए बैठा है? अभी तक सब कुछ अस्पष्ट था, डर नहीं, लेकिन बेचैनी थी। और फिर 7वीं रात को उस दरवाजे के नीचे से कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने मेरी नींदें छीन ली। 7वीं रात थी, बाहर हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी। कमरे में अकेले बैठा मैं एक फिल्म देख रहा था, जब अचानक लाइट चली गई। पूरा फ्लोर अंधेरे में डूब गया। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और बैग से पावर बैंक निकालने उठा। तभी मेरी नजर दरवाजे के नीचे गई। वहां से किसी तरह की हरकत दिखी, जैसे किसी ने अंदर से कपड़े जैसी कोई चीज सरकाई हो। मैं डर गया। स्टोर रूम तो बंद था, उस पर ताला जरा था, अंदर कोई कैसे हो सकता है? मैंने झुककर जरा नजदीक से देखा तो दरवाजे के नीचे से झांकती 2 उंगलियां दिखी, लंबी, पतली और नीली पड़ चुकी, जैसे किसी मरे हुए इंसान की हो। मैं घबराकर पीछे हट गया और तेजी से कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। इतनी तेज थी कि लगा सीना फट जाएगा। रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठते ही मकान मालिक के पास पहुंचा और उन्हें सब बताया। उन्होंने मेरी बात सुनते ही गहरी सांस ली और बोले, मैं जानता था ये फिर शुरू होगा, लेकिन इतना जल्दी? मैं हैरान था। पूछा, कौन शुरू होगा? क्या है उस दरवाजे के पीछे? वो बोले, 15 साल पहले उस कमरे में एक लड़की रहती थी, किराएदार, नाम था रचना। वो पढ़ाई करती थी, लेकिन अचानक एक दिन बिना किसी वजह के उसने कमरे में खुद को आग लगा ली। पुलिस आई, केस चला, लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ। तब से वो कमरा बंद है, पर कुछ लोग कहते हैं कि उस रात के बाद से वहां से रोने और चलने की आवाजें आती हैं। मैं सन्न रह गया। उस दिन पहली बार मन में डर ने जड़ें जमाई थी, लेकिन ये डर अभी और गहराने वाला था। रात को मैंने तय किया कि जो भी हो, दरवाजे के सामने सीसीटीवी कैमरा लगा दूंगा। एक पुराना फोन था, उसे ट्राइपॉड पर सेट करके रिकॉर्डिंग चालू कर दी। अगली सुबह जब रिकॉर्डिंग दिखी, मेरी रूह कांप उठी। रात 2:15 पर दरवाजे का ताला खुद ब खुद हिला। फिर दरवाजे के ठीक सामने एक धुंधली परछाई उभरी और फिर फोन की स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ नजर आया, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उस पर खरोंच डाली हो। अब तू अकेला नहीं है,
फोन की स्क्रीन पर खरोंच से उभरे वो शब्द, अब तू अकेला नहीं है, मेरे पूरे वजूद को जड़ कर गए थे। अब मामला बस किसी आत्मा की उपस्थिति तक सीमित नहीं था। वो कुछ कहना चाह रही थी या शायद किसी को बुला रही थी। मैंने हिम्मत करके मकान मालिक से फिर सवाल किया, उस लड़की की मौत कैसे हुई थी? सच क्या है? शर्मा जी ने चुपचाप एक पुराना एल्बम खोला जिसमें पीले पड़े कागज थे। उसमें रचना की एक तस्वीर थी, साफ आंखें, लेकिन उनमें अजीब सा खालीपन। फिर उन्होंने एक पत्र दिखाया जो उस कमरे की सफाई के दौरान मिला था। उस पत्र में लिखा था, वो मेरे साथ है, हर रात आती है मुझे ले चलने को, और अब मैं थक चुकी हूं, मैं उसकी हो चुकी हूं, जो आएगा वो भी बचेगा नहीं। ये पढ़ते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंड उतर गई। क्या वो आत्मा अब मुझे अपना मान चुकी है? उस रात मैं बहुत थक गया था, नींद ने घेर लिया, लेकिन रात के 2:15 पर मेरी आंख खुली। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल चुका था और अब सामने का बंद दरवाजा खुला था। ताला टूटा हुआ पड़ा था। मैं कांपता हुआ पास गया। उस कमरे में एक ठंडक थी और अजीब सी सीलन की गंध, जैसे वहां वक्त रुक गया हो। मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। दीवारों पर रक्त जैसे निशान थे और बीचों बीच कोने में एक लकड़ी की कुर्सी पर कोई बैठा था। लंबे बाल, झुका हुआ सिर, पूरा शरीर काला सफेद झुलसा हुआ। और अचानक सिर उठा, बिना आंखों के चेहरा और होंठ हिलते हुए बोले, साहिल। मैं चीख पड़ा और कमरे से बाहर भागा, लेकिन मेरी चीख दब गई क्योंकि मेरी आवाज अब मेरी नहीं थी। आईने में देखा, मेरी आंखें लाल थीं और होंठ खुद ब खुद हिल रहे थे, जैसे कोई और अब मेरे अंदर हो। ये तो शुरुआत थी। उसके बाद मैंने वो कमरा छोड़ दिया, दिल्ली छोड़ दी। लेकिन अब भी हर 2:15 रात मैं उठ जाता हूं, क्योंकि वो अब भी मुझे पुकारती है, अब तू अकेला नहीं है। मैंने दिल्ली छोड़ दी, गांव लौट आया, पर रातें अब भी वैसी ही थी। रात 2:15 पर मेरी आंखें खुद ब खुद खुलती और कई बार मुझे लगता कमरे के कोने में कोई बैठा है। पिताजी ने मुझे एक तांत्रिक के पास ले जाने की सलाह दी। नाम था भैरवनाथ। एकदम शांत दिखने वाला व्यक्ति, लेकिन उसकी आंखें जैसे सब कुछ देख रही हो। मैंने सारा किस्सा बताया, फ्लैट, दरवाजा, वो लड़की, वो आवाजें। भैरवनाथ ने मेरी हथेली देखी, फिर गहरी सांस ली और बोला, तेरे शरीर में उसका हिस्सा समा चुका है और अब वो तुझे नहीं छोड़ेगी जब तक तुझे ले ना जाए। मैं सिहर गया। पूछा, क्या कोई उपाय है? वो बोला, हाँ, लेकिन तुझे फिर से उसी कमरे में जाना होगा और वहां उसका सामना करना होगा, वरना तेरा अंत भी उसी की तरह होगा, चुपचाप और अछला। मैंने हिम्मत जुटाई। 1 महीने बाद मैं फिर से दिल्ली गया, उसी बिल्डिंग में, उसी कमरे में। इस बार साथ था भैरवनाथ और उसका एक शिष्य। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका शरीर में उतर गया। कमरा अब और भी बदतर था, जैसे वहां सांसें भटक रही हों। भैरवनाथ ने हवन शुरू किया, मंत्र पढ़े, कमरे की दीवारें हिलने लगी, लाइट्स फटने लगी, और तभी वो आई। कुर्सी पर फिर से बैठी वही आकृति, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखा। आधी खाल झुलसी हुई, आंखों से खून और होठों पर भयानक मुस्कान। वो उठी और बोली, मैंने तुझे चुन लिया है साहिल। भैरवनाथ ने शंख बजाया और हवन की अग्नि एकदम तेज हो गई। उसने कुछ काले धागे मेरे गले में डाले और बोला, जो अब बोलेगा वो तेरा नहीं, उसी का है, मत घबराना। मेरे मुंह से अचानक वो शब्द निकले जो मैंने कभी नहीं सुने थे, संस्कृत में कुछ अजीब मंत्र, और फिर मेरी आंखें बंद हो गई। जब खुली, मैं जमीन पर गिरा पड़ा था। भैरवनाथ थका हुआ था, लेकिन मुस्कुरा रहा था। तेरी आत्मा बच गई, पर वो मरी नहीं है, बस शांत है फिलहाल। आज मुझे लगे 3 साल बीत चुके हैं। अब मैं न दिल्ली जाता हूं, न किसी बंद दरवाजे के सामने खड़ा होता हूं, लेकिन हर रात 2:15 मेरी आंख अब भी खुलती है और खिड़की के बाहर कभी कभी कोई साया दिखता है। वो वापस आ सकती है, क्योंकि एक बार जो उसे देख ले, वो कभी अकेला नहीं रहता। जिसे मरा समझा, वो लौट आई है।
भैरवनाथ की क्रिया के बाद मेरी जिंदगी कुछ दिनों तक सामान्य लगने लगी थी। मैं वापस पढ़ाई में लग गया, दोस्तों से मिलने जुलने लगा, लेकिन एक डर अब भी मन में छुपा बैठा था, जैसे किसी ने मेरे सीने में कोई बोझ रख दिया हो। फिर एक दिन मेरे कॉलेज की लाइब्रेरी में कुछ अजीब हुआ। मैं किताबों के सेक्शन में अकेला था। तभी पीछे से किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, साहिल। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन जिस किताब को मैं पढ़ रहा था उसमें एक पन्ने पर किसी ने पेंसिल से लिखा था। वो सिर्फ शांत थी, मरी नहीं। अब तुम कहां भागोगे? मैं कांप गया। अब ये बात सिर्फ मेरे कमरे तक सीमित नहीं थी, वो मेरे साथ हर जगह आने लगी थी। कॉलेज के बाथरूम में शीशे पर उल्टे अक्षरों में उसका नाम लिखा मिला, रचना। मेरे मोबाइल में 2:15 सुबह पर खुद ब खुद कॉल डायल हुई, उसी बंद नंबर पर जो पहले कभी एक्टिव नहीं था। और सबसे खौफनाक, मेरी रूममेट आयुष, जो मुझसे कुछ नहीं डरता था, एक रात चीखता हुआ उठा और बोला, तू जिसको नहीं देख पा रहा वो तेरे पीछे खड़ी है। उसके पैर नहीं जमीन से लग रहे थे। अब ये साफ हो गया था, उस आत्मा का मुझ पर अधिकार अब भी है। मैंने दोबारा भैरवनाथ को फोन किया, लेकिन इस बार फोन नहीं उठा। शिष्य से पता चला भैरवनाथ पिछले 2 दिनों से लापता है। भैरवनाथ के लापता होने के बाद जैसे मेरे भीतर कुछ बदलने लगा था। मैं दिन में भी थकने लगा, चीजें भूलने लगा, और सबसे अजीब, मेरी आवाज बदलने लगी थी। रात 2:15 पर उठना अब मेरी आदत नहीं रही, क्योंकि अब मुझे नींद आती ही नहीं थी। एक रात मैं बिस्तर पर लेटा था। कमरे में हल्का अंधेरा था, आंखें बंद थीं, लेकिन दिमाग पूरी तरह जाग रहा था। और तभी मेरे गले से खुद ब खुद अजीब सी खरखराती आवाज निकली, अब तू नहीं, अब मैं हूं। मैं चौंक कर उठा, लेकिन आवाज अब भी जारी थी, मेरे ही मुंह से, लेकिन बिना मेरी मर्जी के। अगले दिन मैं कॉलेज गया और दोस्तों ने कहा, तू कल हमारे साथ था ना, तुझे याद नहीं? मैं सन्न रह गया। मुझे कल की कोई भी बात याद नहीं थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में मैं दिखाई दे रहा था, लाइब्रेरी में अकेले बैठा, दीवार को घूरते हुए और अपने हाथ की उंगलियों से मेज पर खून से कुछ लिखता हुआ। वो फिर आएगी। अब मैं खुद से डरने लगा था। अब मैं तेरे अंदर हूं। मैंने एक दिन मोबाइल कैमरा ऑन करके सोने की कोशिश की। रात 2:15। रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसा था जिसे देखकर मेरी चीख निकल गई। मैं बिस्तर पर लेटा था, पर आंखें खुली थी, और मैं खुद ब खुद उठकर आईने के सामने गया और खुद को देखकर बोला, अब तू नहीं है, अब मैं हूं, और अगला कौन होगा ये मैं तय करूंगी। अब साहिल नहीं रहा। उसकी बॉडी में अब कोई और है। वो खुद को भूलता जा रहा है। वो जहां जाता है वहां कोई ना कोई हादसा होता है, कभी किसी का एक्सीडेंट, तो कभी अचानक पंखा गिर जाना, कभी आग लग जाना। और अब वो एक लड़की के कमरे के सामने रोज खड़ा दिखाई देता है, जिसका नाम है नेहा। नेहा और साहिल एक दूसरे के करीब आने लगे थे। साहिल अब बहुत शांत रहने लगा था। उसके भीतर एक रहस्यमयी गंभीरता आ चुकी थी, जो नेहा को आकर्षित भी करती और डराती भी। शुरुआत में सब ठीक चला, रातें बातों में बीतने लगी। साहिल कभी कभी नेहा को बस चुपचाप निहारता रहता, जैसे उसकी आंखों में कुछ ढूंढ रहा हो। लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगी। एक रात नेहा उसकी गोद में सिर रखकर लेटी थी। साहिल की उंगलियां उसके बालों में घूम रही थी। नेहा मुस्कुरा रही थी, आंखें बंद थी। तभी अचानक साहिल की पकड़ सख्त हो गई। उसकी उंगलियां खींचने लगी, जैसे बाल नोच रहा हो। नेहा चौंकी और उठकर बैठ गई। साहिल की आंखें सफेद हो चुकी थीं। वो एकटक नेहा को देखता रहा और बोला, तेरा शरीर बहुत शांत है, इसमें अब कोई और भी रह सकता है। नेहा घबरा गई, लेकिन साहिल अचानक होश में आ गया, जैसे कुछ समझ ही न पाया हो। क्या हुआ? मैं कुछ बोल रहा था। उसने मासूम सा चेहरा बनाया। नेहा ने सोचा शायद थकावट की वजह से कुछ अजीब हो गया। लेकिन अगली रात नेहा की नींद टूटी। साहिल बिस्तर पर नहीं था। वो उठकर बाहर आई। साहिल छत पर खड़ा था, दोनों हाथ फैलाए हुए, और धीमे धीमे कुछ बड़बड़ा रहा था।
अब मैं उसे पूरी तरह ले चुकी हूं। अब मुझे नया शरीर चाहिए। नेहा के पैर थम गए। उसने चुपचाप दरवाजा बंद किया, लेकिन अब वो डर को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। नेहा ने अब तय कर लिया था, साहिल में जो भी है उसे बाहर निकालना होगा। उसने साहिल से दूरी बनाना शुरू कर दी। न कोई सवाल, न कोई शक जताया। और उसी दौरान उसने भैरवनाथ के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की। भैरवनाथ, जो अचानक लापता हो गया था, उसके बारे में इंटरनेट पर कुछ भी नहीं मिला। लेकिन साहिल की पुरानी डायरी में एक पन्ने पर नेहा को एक स्थान का जिक्र मिला, बिजौली घाट, बनारस से 20 किलोमीटर दूर। वहीं आखिरी बार भैरवनाथ किसी तांत्रिक अनुष्ठान में गया था। नेहा अकेले निकल पड़ी। छोटे से गांव बिजौली घाट पहुंचते ही माहौल बदल गया। चारों ओर सन्नाटा, धूप होते हुए भी एक अजीब ठंड, और लोग भैरवनाथ का नाम सुनकर मुंह फेर लेते थे। आखिरकार एक बूढ़ी औरत ने फुसफुसाकर कहा, भैरवनाथ अब भी है, लेकिन वो इंसान नहीं रहा। नेहा डर गई। क्या मतलब? जिस आत्मा से वो लड़ने गया था, उसी ने उसे जीत लिया। अब वो जंगल में एक झोपड़ी में रहता है, कोई जाया नहीं करता, क्योंकि जो गया वापस नहीं आया। नेहा ने फिर भी ठान लिया, वो जाएगी। शाम ढल रही थी। वो अकेली उस जंगल के भीतर उस झोपड़ी तक पहुंची। दरवाजा जला हुआ था, लेकिन भीतर से कोई मंत्र की धीमी आवाज आ रही थी। नेहा ने दरवाजा धक्का देकर खोला और देखा, एक झुकी हुई काया, उलझे बाल, लाल आंखें और हाथ में राख लगा तावीज पकड़े। भैरवनाथ। वो उसकी ओर घूरता रहा, फिर फुसफुसाया, तू बहुत देर से आई है। अब वो सिर्फ साहिल में नहीं, खुद में भी है। नेहा कांप गई। कौन है वो? भैरवनाथ बोला, रचना, एक लड़की जो जिंदा जलाई गई थी उसी फ्लैट में। अब वो प्यार का रूप लेकर खुद को दोहराती है, जिससे भी जुड़ती है उसे अपना बना लेती है और फिर इस्तेमाल करके जला डालती है। तो क्या साहिल को बचाया जा सकता है? नेहा ने कांपते हुए पूछा। भैरवनाथ बोला, हां, पर कीमत देनी होगी। या तो वो बचेगा या तू। भैरवनाथ ने जब देखा कि नेहा पीछे हटने वाली नहीं है, तो उसने कहा, तो सुन, अगर तुझे उसे खत्म करना है तो उसके साथ वही करना होगा जो उसके साथ हुआ था, जिंदा जलाना। नेहा कांप गई। मगर वो आत्मा है। हां, लेकिन आत्मा को भी जलाया जा सकता है, अगर उसे उस दर्द की उसी जगह याद दिलाई जाए जहां उसकी मौत हुई थी। तो अब तैयारी शुरू हुई। भैरवनाथ ने तांत्रिक विधान की वस्तुएं मंगवाई। काली मिट्टी जो श्मशान से लाई गई नाग के सर, जो आत्मा को स्थिर करता है भस्म, जो शरीर और आत्मा के बीच का पर्दा पतला करता है, और एक विशेष लकड़ी की चौकी जिस पर रचना की आत्मा को बांधा जाएगा। प्लान तैयार हुआ। साहिल को वापस उसी फ्लैट में ले जाया जाएगा जहां आत्मा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। वहां उसे बैठाया जाएगा तांत्रिक चक्र के बीच में, और नेहा उस आत्मा को लुभाएगी ताकि वो फिर से साहिल में प्रवेश करे जैसे ही आत्मा पूरी तरह शरीर में आ जाए। हवन शुरू होगा और भैरवनाथ उसे अग्निबंधन से जिंदा जला देगा, पर आत्मा को, साहिल को नहीं। रात 3 बजे वही फ्लैट, वही कमरा, फर्श पर चक्र बना दिया गया। दियों की लौ कांप रही थी और हवा कमरे में गोल घूम रही थी। नेहा ने साहिल का हाथ पकड़ा, उसकी आंखें बंद थीं, और तभी कमरा अचानक ठंडा हो गया। बत्तियां बुझ गई और साहिल की आंखें खुली, सफेद। तू फिर आई नेहा, तेरी हिम्मत तारीफ के काबिल है, लेकिन तुझे पता नहीं तू किससे खेल रही है। भैरवनाथ चिल्लाया, नेहा, मंत्र शुरू कर अभी। हवन में आग लगी। भैरवनाथ ने मंत्र शुरू किए, एयुएम अग्निआत्म विध्वंसनाय नमः। साहिल की आंखें चटकने लगी, उसका शरीर हिलने लगा। रचना चीखने लगी, ये आग नहीं, ये वही जलन है। मैं फिर नहीं जलूंगी, मैं फिर नहीं मरूंगी। नेहा बोली, रचना, तुझे जो हुआ वो गलत था, लेकिन जो तू कर रही है वो भी पाप है। अब इस श्राप को यही खत्म कर। और अगली ही पल हवा जोर से चिल्लाई। साहिल का शरीर थरथराया और एक धुएं जैसी छाया उसके शरीर से बाहर निकली। वो थी रचना, पूरी आग में लिपटी। भैरवनाथ ने आखिरी मंत्र फेंका, स्वाहा, और रचना की चीख गूंजती रही और धीरे धीरे मिट गई, हमेशा के लिए। कमरे में अब सिर्फ धुआं था।
साहिल बेसुध पड़ा था। नेहा रो रही थी, मगर अब डर नहीं था। भैरवनाथ धीमे से बोला, अब ये कहानी खत्म हुई, लेकिन ये मत भूलना, हर आत्मा मरती नहीं, कुछ सिर्फ छिप जाती है। रचना की आत्मा आग की लपटों में तड़प रही थी। भैरवनाथ ने अंतिम मंत्र पढ़ा, एयूएम अग्नि आत्म विध्वंसनाय स्वाहा, और चक्र की आग भड़क उठी। आत्मा की चीख गूंजती रही। फिर एक पल में सब शांत हो गया। कमरे में धुआं था, पर अब कोई डर नहीं। साहिल बेहोश था, नेहा की आंखों में राहत थी। भैरवनाथ ने धीमे से कहा, समाप्त, उसका अंत हो गया। अब आत्मा नहीं बची थी, श्राप टूट चुका था। और उस रात पहली बार उस फ्लैट में नींद आई थी, बिना किसी साया के। तो ये थी साहिल की रात, एक आत्मा, एक श्राप और एक आग, जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन एक बात याद रखना, हर आत्मा खत्म नहीं होती, कुछ बस इंतजार करती है अगली दस्तक की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके आसपास की हो।